हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आप सबका फिर से स्वागत है हमारे चैनल द टीचर्स पे। आज विविध की श्रृंखला में मैं आपके लिए अगला वीडियो लेकर आया हूँ, नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हूँ। और आज की हमारी ये क्लास विविध मिसलेनियस के विभिन्न टॉपिक्स पे होगी। आज हम विश्व की प्रमुख संसद के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से देश में संसद को क्या कहते हैं। जैसे भारत की पार्लियामेंट को संसद कहते हैं, अफगानिस्तान में इसे शोरा कहते हैं। किस देश में पार्लियामेंट को किस नाम से जाना जाता है, जो कि प्रिलिमिनरी एग्जाम्स में पूछता है अक्सर। ये चीज करेंगे हम, विभिन्न देशों की संसद। इसके अलावा एक और टॉपिक करेंगे हम। कई बार अनेक देशों में पूछ लिया जाता है कि सरकारी दस्तावेजों को किस नाम से जाना जाता है। किसी देश में इसे व्हाइट पेपर कहते हैं, किसी देश में ब्लू बुक कहते हैं, किसी देश में अन्य नाम से जाना जाता है, ग्रे बुक कहते हैं। इन चीज़ों को भी हम जानने का प्रयास करेंगे ताकि हम चीज़ों को कर सकें। आइए, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसे हम इस वीडियो में समाहित करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक से, जिसका नाम है विभिन्न देशों की संसद। संसद यानी जो कानून बनाती है। दोस्तों, एक बार हल्की सी आपको बता देता हूं। सरकार के 3 अंग हैं दोस्तों: कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। दोस्तों, विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उसे इंप्लीमेंट करने में सहायता करती है और न्यायपालिका का कार्य है न्याय करना। आमतौर पर जो संस्था विधान बनाती है, लॉ मेकिंग बॉडी होती है, लेजिस्लेटिव बॉडी होती है, उसी को विभिन्न देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे भारत में हम इसे क्या कहते हैं? संसद। यही टॉपिक हमें कंप्लीट करना है। चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुत ही तेज वीडियो होगा, हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम चीज़ों को बस रिवाइज करेंगे, रिकॉल करेंगे। भारत में संसद को क्या कहते हैं? संसद ही कहते हैं। इसके 2 अंग हैं भारत में। एक अंग है राज्यसभा और दूसरी अंग क्या है? लोकसभा। जहां लोकसभा को हम निचला सदन कहते हैं, वही राज्यसभा को हम उच्च सदन कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्च सदन कहते हैं। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। दोस्तों, जब आप भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 पढ़ेंगे, 79, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 कहता है कि भारत में संसद के 3 अंग होंगे। कितने अंग होंगे? 3 अंग होंगे। तो आपने इन 2 अंगों को देख लिया, लेकिन एक और अंग कौन सा है दोस्तों? राष्ट्रपति भी भारत की संसद का एक क्या है? अंग है। क्योंकि कोई भी कानून तब तक, कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बनेगा जब तक राष्ट्रपति का हस्ताक्षर न हो जाए उस पर। तो इन तीनों से मिलकर भारत की संसद का निर्माण होता है: राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। यानी भारत की संघ की विधायिका को कहते क्या है? जो कानून बनाती है उसे संसद कहते हैं। यह बिल्कुल ऐसी ही है उच्च सदन। जैसे ब्रिटेन में उच्च सदन को हम हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, लॉर्ड सभा कहते हैं। निचले सदन को ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं, आम लोगों की सभा कहा जाता है। उन्हीं की तर्ज पर भारत में ये चीजें बनी हुई थी। चलिए आइए, मैंने आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीजों को बता दिया, लेकिन चलिए फिर से लौटते हैं वापस। रूस में विधान बनाने वाली संस्था यानी रूस की संसद को क्या कहते हैं? रूस की विधायिका को ड्यूमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? ड्यूमा कहा जाता है। याद कर लीजिए, रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता है। स्पेन में इसे कॉर्टेस के नाम से जाना जाता है। स्पेन यूरोपीय देश है। स्पेन में इसे किस नाम से जानते हैं हम? स्पेन में हम इसे कॉर्टेस के नाम से जानते हैं। दोस्तों, किस नाम से जानते हैं? कॉर्टेस के नाम से। रूस में ड्यूमा, स्पेन में कॉर्टेस। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान ने अपनी संसद को नेशनल असेंबली का नाम दिया है। पाकिस्तान अपनी संसद को कौन सा नाम देता है? नेशनल असेंबली का नाम देता है। नेपाल की बात की जाए तो नेपाल अपनी संसद को कहता है राष्ट्रीय पंचायत। नेपाल अपनी संसद को क्या कहता है? राष्ट्रीय पंचायत, नेशनल पंचायत कहता है। कौन कहता है? नेपाल कहता है। हिमालय की तराई में बसा हुआ यह राष्ट्र अपनी संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहता है। अगर मिस्र की बात की जाए तो मिस्र अपनी संसद को कहता है पीपुल्स असेंबली। क्या कहता है? पीपुल्स असेंबली, यानी लोगों की सभा, एक तरीके से इसका हिंदी तर्जुमा होगा। लेकिन पीपुल्स असेंबली कहाँ की संसद को कहा जाता है? मिस्र, जिसे इजिप्ट भी कहते हैं। मिस्र की संसद को क्या कहा जाता है? पीपुल्स असेंबली कहा जाता है। चीन की संसद को हम कहते हैं नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहाँ की संसद को कहते हैं? चीन की संसद को कहते हैं। चीन की संसद को नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहते हैं। जानकारी के लिए जान लीजिए दोस्तों, चीन एक ऐसा देश है आमतौर पर जिसे हम मान सकते हैं कि जहां पर डेमोक्रेसी,
लोकतंत्र नाम की चीज नहीं। एक तरीके से क्योंकि एक पार्टी सरकार है, वन पार्टी रूल है चीन में, एक ही पार्टी को आप चुन सकते हैं, एक ही पार्टी के को कोई व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, मतलब एक ही पार्टी चुनी जा सकती है, इसलिए हम कह सकते हैं देयर इज नो डेमोक्रेसी। तो चीन की संसद को हम क्या कहते हैं? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहते हैं। चीन की जो एक पार्टी है उसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। ब्रिटेन की संसद को तो पार्लियामेंट कहते हैं, पार्लियामेंट को हिंदी में हम संसद कहते हैं जैसा कि, तो ब्रिटेन में संसद को क्या कहा जाता है? पार्लियामेंट कहा जाता है दोस्तों, ब्रिटेन में पार्लियामेंट कहा जाता है। जर्मनी में हम इसे बुंडस्टैग कहते हैं, जर्मनी में क्या कहते हैं? बुंडस्टैग कहते हैं। जैसा कि हमने देखा ब्रिटेन में संसद के कितने अंग? 2, ब्रिटेन में संसद 2, एक वहां की उच्च सदन को हम हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हाउस ऑफ लॉर्ड्स, यानी लॉर्ड सभा, और निचली सदन को हम हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स का मतलब होता है आम सभा होता है दोस्तों। इन्हीं दोनों की परिकल्पना पर भारत की संसदीय व्यवस्था बनी। हाउस ऑफ लॉर्ड्स को हमारे यहाँ राज्यसभा इसी तर्जुमे पर, और हाउस ऑफ कॉमन्स के आधार पर हमारे यहाँ आमतौर पर लोकसभा बनाई गई। तो ये दोनों, चूंकि भारत में, विश्व में अगर पूछा जाए संसदीय व्यवस्था का जन्मदाता कौन है, या पूछा जाए कि भारत की संसदीय व्यवस्था कहां से ली गई है, तो इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आपको ब्रिटेन हो जाएगा। इस प्रश्न में कंट्राडिक्शन हो सकता है, आप ये कह सकते हैं, जैसे मैं आपको एक रोचक तथ्य बताऊं, तो संसद की परिकल्पना प्राचीन भारत के इतिहास में भी आपको मिलेगी। जब आप प्राचीन भारत पढ़ेंगे, अथर्ववेद पढ़ेंगे, अथर्ववेद, तो आप अथर्ववेद पढ़ने के दौरान पाएंगे कि अथर्ववेद में 2 ऐसी संस्थाओं का नाम मिलता है, एक का नाम है सभा और एक का नाम है समिति। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों के रूप में बताया गया है, और राज्य की शक्ति पर, राजा की शक्ति पर नियंत्रण रखने का ये काम करती हैं। और इनमें से सभा को कहा गया है कि ये संस्था जो है वो नरिष्ठा है, यानी कि अनुल्लंघनीय है, जिसका उल्लंघन नहीं किया जाता, जिसे भंग नहीं किया जा सकता। आज इसी कॉन्सेप्ट पे हाउस ऑफ लॉर्ड्स या भारत की राज्यसभा बनी है, जो कि भंग नहीं की जा सकती। तो हम कह सकते हैं कि प्राचीन भारत में भी इसके आपको बीज मिल सकते हैं। तो चलिए, हम कहां पर थे? जर्मनी। अब आते हैं ब्रिटेन के बाद जर्मनी। जर्मनी की संसद को हमने क्या कहा? जर्मनी की संसद को दोस्तों हमने कहा बुंडस्टैग। जर्मनी की संसद को हमने बुंडस्टैग कहा। बांग्लादेश की संसद को क्या कहा जाता है? जातीय सरकार। नहीं दोस्तों, थोड़ा सा यहां पर, जातीय संसद। बांग्लादेश की सरकार को जातीय संसद कहा जाता है। बांग्लादेश की सरकार को क्या कहा जाता है? जातीय संसद। बांग्लादेश, जिसकी स्थापना 1971 में तब हो रही है जब भारत सरकार ने, या भारत ने अपने शौर्य और साहस के बल पर, जब बांग्लादेश लिबरेशन वार लड़ी गई थी पाकिस्तान से, उससे पहले बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, और इसे आजाद कराकर विश्व के मानचित्र पर एक नया देश बनाने का साहस हमने किया, ये काम हमने किया। तब ये बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है? जातीय संसद नाम है। अफगानिस्तान की संसद की बात की जाए तो अफगानिस्तान के संसद को शोरा कहते हैं। क्या कहते हैं अफगानिस्तान में? अफगानिस्तान की संसद को शोरा कहते हैं। अगर वर्तमान में अफगानिस्तान की गतिविधियों की बात की जाए, वर्तमान में अफगानिस्तान के बारे में हम सोचें, तो अफगानिस्तान, हम ये कह सकते हैं कि अफगानिस्तान वर्तमान में राजनीतिक और आंतरिक उथल पुथल से दौड़ से गुजर रहा है। अभी वर्तमान में वहां पर शासन कौन कर रहा है? तालिबानी शासन कर रहे हैं। कौन कर रहा है? तालिबानी शासन है वहां पर। एक प्रकार से हम मान सकते हैं कि डेमोक्रेसी नाम की चीज नहीं है, लोकतंत्र नहीं है, लेकिन ठीक है। जापान, देखिए, अफगानिस्तान की संसद को हमने क्या कहा? शूरा। यूएसए की संसद को क्या कहा जाता है? कांग्रेस। यूएसए की संसद को क्या कहा जाता है? कांग्रेस कहा जाता है दोस्तों। यूएसए में संसद की जो 2 सदन है, देखिए सीनेट, इसे क्लियर कर लेते हैं। यूएसए में संसद की 2 सदन को, एक सदन है सीनेट, ये वहां की उच्च सदन है। सीनेट क्या है? उच्च सदन है। और जो निम्न सदन है उसे हम कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, यानी प्रतिनिधि सभा। क्या कहते हैं? आमतौर पर इसे हम प्रतिनिधि सभा कहते हैं, प्रतिनिधि सभा कहते हैं। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट, सीनेट यहाँ का उच्च सदन है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि सभा, यहाँ का निम्न सदन है। जैसे हमारे यहाँ पर लोकसभा निम्न सदन और राज्यसभा उच्च सदन। आप एक बात और जान लीजिए, ये भी जरूरी है। जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा की सदस्यता में क्या होता है कि हर राज्य से अलग अलग प्रतिनिधित्व होता है। जैसे यूपी से 31 लोग राज्यसभा जाते हैं,
किसी राज्य से और कम जाते हैं, किसी राज्य से और कम जाते हैं, यानी अलग अलग प्रतिनिधित्व है। लेकिन जब हम बात करते हैं अमेरिका में, तो सीनेट के मामले में हर राज्य से 2 प्रतिनिधित्व है। अमेरिका में कुल 50 राज्य हैं, 50 गुणे 2 बराबर 100 प्रतिनिधित्व, यानी हर राज्य को, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, जिसकी जनसंख्या अधिक हो कम हो, सबको समान प्रतिनिधित्व दिया जाता है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे आपका। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है डेनमार्क। डेनमार्क की संस्था को क्या कहते हैं? फोल्केटिंग कहते हैं। डेनमार्क एक यूरोपियन कंट्री है, आमतौर पर नॉर्डिक कंट्री हम इसे कह सकते हैं। डेनमार्क में की संसद को क्या कहते हैं? फोल्केटिंग कहते हैं। डेनमार्क की संसद को क्या कहते हैं दोस्तों? फोल्केटिंग कहते हैं। अगर भूटान की संसद की बात की जाए, हिमालय की तराई में बसा हुआ ये छोटा सा देश, इसकी संसद को हम सोंगडू कहते हैं। क्या कहते हैं? सोंगडू कहते हैं। सोंगडू इसकी संसद को कहा जाता है। सोंगडू क्या कहा जाता है? सोंगडू। पोलैंड की संसद को सोजिम कहा जाता है। पोलैंड जो कि एक यूरोपीय देश है, जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया ना, तो यहीं से विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई, सेकेंड वर्ल्ड वार की। तो पोलैंड की संसद को हमने क्या कहा? सोंगडू कहा। पोलैंड की संसद को सोंगडू कहा। अब बात की जाए, पोलैंड की संसद को सोजिम कहा जाता है, सोजिम कहा जाता है। भूटान की संसद को सोंगडू कहा जाता है। ईरान की संसद को हम मजलिस कहते हैं। ईरान की संसद को क्या कहते हैं? मजलिस। इसके अलावा दोस्तों मालदीव की संसद को भी हम मजलिस ही कहते हैं। मंगोलिया की संसद को क्या कहा जाता है? खुरल कहा जाता है। मंगोलिया में संसद को क्या कहा जाता है? खुरल। जहां ये वही देश है मंगोलिया, चंगेज खान का देश, इसको हम क्या कहते हैं? मंगोलिया की संसद को हम खुरल कहते हैं। और इजराइल की संसद को, जहां पर अभी डेमोक्रेसी से रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं, जहां सरकार सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारों को कम करने का प्रयास कर रही है, तो इजराइल की इस संसद को हम क्या कहते हैं? नेसेट कहते हैं। जहां का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? बेंजामिन नेतन्याहू। तो दोस्तों ये हो गया संसद के विषय में। अगर आप चाहें तो मैं इसे फिर से पढ़ दूंगा एक बार और। भारत की संसद को संसद, रूस में ड्यूमा, स्पेन में कॉर्टेस, पाकिस्तान में नेशनल असेंबली, नेपाल में राष्ट्रीय पंचायत, मिस्र में पीपुल्स असेंबली, चीन में नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, ब्रिटेन में पार्लियामेंट, जर्मनी में बुंडस्टैग, बांग्लादेश में जातीय सरकार, अफगानिस्तान में शोरा, यूएसए में कांग्रेस, डेनमार्क में फोल्केटिंग, भूटान में सोंगडू, पोलैंड में सोजिम, ईरान में मजलिस, मंगोलिया में खुरल और इजराइल में नेसेट। दोस्तों ये तो दुनिया में बहुत सारे देश हैं। हम 200 देशों की संसद आपको नहीं पढ़ाने जा रहे हैं। इन देशों की संसद को देने के कारण ये है कि आज तक लगभग अधिकतर पिछले एग्जाम्स में जिन देशों की संसद के बारे में अधिकतर पूछा गया है, हमने उनको यहाँ पर कलेक्ट करके आपको बताया है, ताकि ये हमारा एक प्रयास है कि ताकि आप चीज़ों को कर सकें। चलिए आइए अब अपने एक अलग पॉइंट पे चलते हैं, इसी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हमारा ये टॉपिक है विश्व के प्रमुख देशों द्वारा जारी किए गए सरकारी दस्तावेज। विश्व के प्रमुख देशों द्वारा जारी किए गए सरकारी दस्तावेज। अनेक देश अनेक दस्तावेजों को जारी करता है और उन दस्तावेजों को उन देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे अगर बात करेंगे ग्रीन बुक की, तो ये ग्रीन बुक क्या होता है? ग्रीन बुक, जब इटली जो यूरोपीय देश है और ईरान जो एशिया का देश है, इटली और ईरान जैसे देशों की सरकार अपने सरकारी रिपोर्ट का प्रकाशन करती है, तो वो इसे ग्रीन बुक कहती है। फिर से पढ़िए, इटली और ईरान के देश की सरकार जब अपने सरकारी रिपोर्ट को प्रसारित करती है, अपने सरकारी दस्तावेज को प्रसारित करती है, तो वो इसे ग्रीन बुक कहती है। तो ग्रीन बुक कहां से, ग्रीन बुक किससे संबंधित हो गया? आइए जो ग्रीन है तो ग्रीन रंग ही, कलर ही ले लेते हैं, ग्रीन बुक। तो ग्रीन किसने किया? इटली ने ग्रीन किया और ईरान ने। इटली और ईरान के जैसे देश जब अपने सरकारी रिपोर्ट को प्रकाशित करते हैं, तो वो इसे क्या कहते हैं दोस्तों? ग्रीन बुक कहते हैं, याद रहेगा, वो इसे ग्रीन बुक कहते हैं। इटली और ईरान हो गए, इटली और ईरान की सरकार। ये थोड़ा सा ज्यादा डल हो गया, चलिए। तो ग्रीन बुक, इटली, ईरान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं ऑरेंज बुक पर। किस पे आते हैं? ऑरेंज बुक पर। अगर ऑरेंज बुक की बात की जाए तो ऑरेंज बुक किसको कहते हैं? ऑरेंज बुक किसको कहते हैं? ऑरेंज बुक नीदरलैंड की सरकार जब अपनी रिपोर्ट का प्रकाशन करती है तो ऑरेंज बुक के नाम से करती है। अगर पूछा जाए ऑरेंज बुक किस देश के सरकारी दस्तावेज को कहा जाएगा दोस्तों, तो आप कहेंगे नीदरलैंड के सरकारी दस्तावेज को हम ऑरेंज बुक कहते हैं। नीदरलैंड का संबंध किससे है? वो देश जहाँ के हेग में
किसका मुख्यालय है दोस्तों? देश के हेग में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय काम कर रहा, जहां अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय काम कर रही है उस देश को हम क्या कहते हैं? नीदरलैंड्स। इस यहाँ कहाँ पे? नीदरलैंड में, हेग में। चलिए अगला देखते हैं, व्हाइट पेपर। अब व्हाइट पेपर कहाँ कहा जाता है दोस्तों? ये तो हम ही हैं। ब्रिटेन और भारत में सरकार के किसी विषय पर, जब सरकार अपने किसी विषय पर रिपोर्ट सरकार जारी करती है, यानी किसी सरकारी रिपोर्ट को, तो इसे हम व्हाइट पेपर कहते हैं। मतलब गवर्नमेंट का जो कोई रिपोर्ट आती है, भारत सरकार की रिपोर्ट आएगी, तो उसे व्हाइट पेपर आमतौर पर कहा जाता है। ब्रिटेन में भी कहा जाता है। चूंकि लंबे समय तक ब्रिटेन ने हम पर शासन किया, हमें अपना उपनिवेश बनाया है, तो हमने वहीं से ये व्यवस्था कह सकते हैं कि परंपरा के तौर पर ग्रहण कर ली। तो व्हाइट पेपर, भारत में सरकारी दस्तावेज को व्हाइट पेपर कहा जाता है। हम कह सकते हैं कि सरकार किसी विषय पर जब रिपोर्ट लाती है। आमतौर पर ब्रिटेन में बस इसे व्हाइट पेपर ही नहीं कहते, अभी आगे आएगा आपके सामने। चलिए अब जिस पेपर की बात हम आगे करेंगे वो है येलो बुक। येलो बुक। अब भाई येलो बुक क्या बला है? फ्रांस की सरकार का जो दस्तावेज है उसे हम येलो बुक कहेंगे। फ्रांस की सरकार का दस्तावेज क्या है? सरकारी रिपोर्ट का जब प्रकाशन करती है फ्रांस की सरकार, जहां का राष्ट्रपति कौन है इस समय? इमैनुअल मैक्रोन। जब फ्रांस की सरकार अपने रिपोर्ट का प्रकाशन करती है तो हम उसे येलो बुक के नाम से जानते हैं। फ्रांस की सरकार, फ्रांस कहाँ है? यूरोप में, अपने रिपोर्ट का जब प्रकाशन करती है तो हम उसे क्या कहते हैं? येलो बुक कहते हैं। चलिए आइए अब ग्रे बुक पे बात करते हैं। अब तो जरा, अब ये कलर कहाँ से लेते हैं? चलिए ग्रे बुक। अगर ग्रे बुक की बात की जाए तो ग्रे बुक बेल्जियम और जापान की सरकारों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले सरकारी दस्तावेज ग्रे बुक कहलाते हैं। बेल्जियम और जापान की सरकारों द्वारा जारी किए जाने वाले दस्तावेज, सरकारी रिपोर्ट क्या कहे जाते हैं? ग्रे बुक कहे जाते हैं। अब अगला आ जाइए व्हाइट बुक पर। अगले हम किस पर आ जाएंगे? व्हाइट बुक पर। यहाँ पर व्हाइट बुक की बात हो रही है, व्हाइट पेपर की बात नहीं हो रही है। तो व्हाइट पेपर कहाँ है? भारत और ब्रिटेन में। लेकिन अगर व्हाइट बुक की बात की जाए तो पुर्तगाल, चीन और जर्मनी में। पुर्तगाल, चीन और जर्मनी में। एक बार और फिर से दोहरा लीजिए, नीचे एक और बचा है, हम उस पर भी चलेंगे। ग्रीन बुक कहाँ था? इटली और ईरान में। ऑरेंज बुक कहाँ था? ऑरेंज बुक है नीदरलैंड में। व्हाइट पेपर कहाँ था? भारत और ब्रिटेन में। येलो बुक कहाँ थी? येलो बुक है फ्रांस में। ग्रे बुक की बात की जाए तो अभी हमने देखा कि बेल्जियम और जापान में। बेल्जियम कहाँ है? यूरोप में है बेल्जियम। बेल्जियम बहुत ही प्रमुख शहर, यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय है बेल्जियम में। और क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो, जिसकी स्थापना 1949 में हुई। इस नाटो का मुख्यालय भी कहां पर है? बेल्जियम में। इसके अलावा जापान, एशिया का वो देश जो एकमात्र एशियन कंट्री जो G7 का मेंबर है, जहां पर इस साल अभी G7 की समिट भी हुई। तो ग्रे बुक किस देश का दस्तावेज है? ग्रे बुक बेल्जियम और जापान का दस्तावेज है, याद रखेंगे। अब आ गया फिर से व्हाइट बुक। हमने व्हाइट पेपर पढ़ा था भारत सरकार के संबंध में, यहाँ पर तो आपसे व्हाइट बुक पूछ लिया। तो व्हाइट बुक किसका है? पुर्तगाल का। जी हाँ, वही पुर्तगाल जहाँ का नागरिक वास्को डी गामा सबसे पहले भारत की यात्रा पर आया था, और जिसने केरल में कोचीन में सबसे पहले पहुंचने वाला समुद्र यात्री से नागरिक वास्को डी गामा इसी पुर्तगाल से था। अगर फुटबॉल की दुनिया में चलें तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो फुटबॉल के बहुत बड़े सितारे हैं, जो वर्तमान में सऊदी के क्लब अल नासर से खेलते हैं, वो कहाँ से हैं? पुर्तगाल से ही हैं। दूसरा देश है चीन, तीसरा देश है जर्मनी। तो पुर्तगाल, चीन और जर्मनी में इसे व्हाइट बुक के नाम से जानते हैं। और फाइनली आ गया हमारा ब्लू बुक। फाइनली हम कहाँ पहुंच गए? ब्लू बुक पे पहुंच गए। ब्लू बुक कहाँ है? तो ब्लू बुक ब्रिटिश सरकार के सरकारी दस्तावेज को कहते हैं आमतौर पर। सरकार की रिपोर्ट को यहाँ पर व्हाइट पेपर भी कहते हैं ब्रिटेन में, और ब्लू बुक भी कहते हैं। हमारे यहाँ ब्लू बुक नहीं कहते, हमारे यहाँ बस व्हाइट पेपर कहते हैं। तो दोस्तों ये हमने कर लिया। आइए फिर से पढ़ लेते हैं जल्दी से। ग्रीन बुक इटली और ईरान, ऑरेंज बुक नीदरलैंड की सरकार, व्हाइट पेपर ब्रिटेन और भारत की सरकार, येलो बुक फ्रांस, ग्रे बुक बेल्जियम और जापान, व्हाइट बुक पुर्तगाल, चीन और जर्मनी, ब्लू बुक कहाँ है? ब्रिटिश सरकार का दस्तावेज है। तो दोस्तों ये भी एक पॉइंट खत्म हो गया, जिसका मुख्य मुद्दा क्या था? विश्व के प्रमुख देशों द्वारा जारी किए गए सरकारी दस्तावेज। दोस्तों हम थोड़ा तेज चल रहे हैं ताकि हम चीजों को तेजी से रिकॉल कर सके, रिवाइज कर सके। आइए अब हम जहां पहुंच गए उसका नाम क्या है? प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। इंटरनेशनल लेवल पे ऐसी प्रमुख सीमाएं जिनके बारे में अक्सर पूछा जाता है। जैसे कई बार पूछ लिया जाता है कि 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है?
38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों। समानांतर रेखा का मतलब है, हम सभी जानते हैं कि ग्लोब पर यहाँ पर देशांतर रेखाएं ऐसे खींची जाती हैं और ये अक्षांश रेखाएं हैं। इन्हीं अक्षांश रेखाओं द्वारा आमतौर पर दो देशों का, अगर मान लीजिए यहाँ पर विभाजन हो रहा है, एक देश नीचे, हम इसे समानांतर रेखा कहते हैं। तो यहाँ पर ऐसे पूछा जाएगा कि कौन सी रेखा किन दो प्रमुख देशों को विभाजित करती है। तो जैसे उन्हीं प्रश्नों को, जैसे मैंने कहा कि 38वीं समानांतर रेखा किसे विभाजित करती है, तो 38वीं समानांतर रेखा पैरेलल लाइन विभाजित करती है कोरिया को। किससे? कोरिया के दो हिस्से हैं दोस्तों, एक नॉर्थ कोरिया किम जोंग उन वाला और एक साउथ कोरिया दक्षिण में। तो नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया से अलग करने वाली जो रेखा है वो 38वीं समानांतर रेखा है। तो ऐसी ही चीजों को हम करने वाले हैं। चलिए आइए सबसे पहले जोड़ते हैं हम रेडक्लिफ पर। रेडक्लिफ ब्रिटिश सरकार का एक अधिकारी, जिसे तब भारत बुलाया गया जब माउंटबेटन प्लान की योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का बंटवारा करना था। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा करना था तो पाकिस्तान, ये थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक कर दी गई है, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा करना था तो इन दोनों के बीच रेखा खींचने कौन आया? पाकिस्तान आया। दोनों के बीच रेखा खींचने कौन आया? पाकिस्तान आया। तो ये रेखा केवल भारत और पाकिस्तान के बीच में नहीं खींची गई, भारत और बांग्लादेश के बीच में भी खींची गई, क्योंकि बांग्लादेश को उस समय क्या कहते थे? पश्चिमी पाकिस्तान कहते थे। अगर बहुत जल्दी मैं फिगर ड्रा करूं आपके लिए तो आइए एक प्रयास करते हैं चीज़ों को समझने का। ये भारत का एक तरीके से नक्शा है। ये जो रेखा है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में खींची गई। यहाँ पर ये, इसे हम यहाँ पर क्या कहेंगे? रेडक्लिफ लाइन कहेंगे। आमतौर पर देखा जाए तो ये तो शुरुआत में चूंकि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा न बना था, न भारत का हिस्सा बना था, यहाँ पर हमारा डॉक्यूमेंट ऑफ एक्सेशन हुआ था कश्मीर की सरकार से, लेकिन आमतौर पर कश्मीर के राजा से। बाद में पाकिस्तान ने यहाँ पर आक्रमण किया और यहाँ पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया। तो ये जो लाइन है आमतौर पर इसे हम क्या कहते हैं? रेडक्लिफ लाइन कहते हैं। लेकिन ये पश्चिमी पाकिस्तान था आज़ादी के समय, वेस्टर्न पाकिस्तान था। एक ईस्ट पाकिस्तान बना, पूर्वी पाकिस्तान। ये जैसे देखिए बंगाल बड़ा क्षेत्र था, बंगाल, ये पूरा बंगाल का क्षेत्र। शुरू में तो बिहार, उड़ीसा, बंगाल, असम ये सब आते थे, लेकिन बाद में हम ये जानते हैं कि ये वेस्टर्न बंगाल का क्षेत्र है। वेस्टर्न बंगाल का क्षेत्र है और ये ईस्टर्न बंगाल बना, पूर्वी बंगाल। ये पूर्वी बंगाल ही क्या बना? पूर्वी पाकिस्तान बना। पूरब में है तो पूर्वी पाकिस्तान, लेकिन बाद में 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वार के तहत अलग देश बना दिया गया। तो ये जो रेखा हो गई, ये भी रेडक्लिफ रेखा के अंतर्गत आमतौर पर आ जाएगी। तो इसे मुझे लगता है समझने में आसानी होगी आपको। चलिए, काफ़ी समय ले लिया इसमें। अगले पर आता हूँ, मैकमोहन रेखा। अब इसमें ज़्यादा समय नहीं लेते। भारत और चीन के बीच की रेखा को हम क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा कहते हैं। मैकमोहन रेखा, और एक जगह पर इसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC भी कहते हैं, LAC भी कहते हैं। जैसे पाकिस्तान के संबंध में इसे LOC लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, लेकिन भारत और चीन के संबंध में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। और एक जगह पर इसे मैकमोहन रेखा, मैकमोहन लाइन कहते हैं भारत और चीन के बीच में। हिंडनबर्ग रेखा की बात की जाए तो ये तो हो गई भारत और उसकी देशों से सीमा रेखाओं के बारे में। हिंडनबर्ग रेखा की बात की जाए तो जर्मनी एवं पोलैंड दोनों यूरोपीय देश हैं। जर्मनी एवं पोलैंड के बीच में खींची गई विश्व की सीमा रेखा को हम क्या कहते हैं? हिंडनबर्ग रेखा कहते हैं, हिंडनबर्ग रेखा कहते हैं।
49वीं समानांतर रेखा 49th पैरेलल लाइन किसके बीच में है? कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा के बीच में है। अगर ये हम बनाएं ऐसे यूएस का मैप, ये देखिए ये यूएस का मैप है, ये मैप है यूएस का, ये यूएस का मैप है, तो ये यूएस है आमतौर पर। ये अगर यूएस वाला बीच वाला क्षेत्र है, इसके बाद ये मैक्सिको लग जाएगा, ये यूएसए है, ऊपर क्या है? कनाडा है। तो कनाडा और यूएसए के बीच का ये क्षेत्र है, उसी को हम 49th पैरेलल रेखा कहते हैं, इस रेखा को। तो ये किसके किसके बीच में है? कनाडा और यूएसए के बीच में। 38वीं समानांतर रेखा हमने शुरू में ही बता दी थी, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में 38वीं समानांतर रेखा है। अब आ जाते हैं अगली, मैनरहिम लाइन किसकी है? मैनरहिम लाइन रूस और फिनलैंड के बीच में है। रूस और फिनलैंड के बीच में खींची गई सीमा रेखा को हम क्या कहते हैं? रूस और फिनलैंड के बीच में खींची गई सीमा रेखा को हम मैनरहिम लाइन कहते हैं, मैनरहिम लाइन कहते हैं। इसके अलावा डूरन रेखा किसे कहते हैं? भारत और अफगानिस्तान तथा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में खींची गई रेखा को हम डूरन रेखा कहते हैं। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए ये कश्मीर वाला हमारा हिस्सा है, ये कश्मीर वाला हमारा हिस्सा है, यहां पर तो पाकिस्तान से हम सीमा साझा करते हैं, लेकिन शुरुआत में नहीं करते थे ना। तो अगर इसके बाद यहां पर अफगानिस्तान है, तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में शेयर की गई सीमा रेखा को हम क्या कहेंगे? डूरंड कहेंगे। लेकिन इसका एक हिस्सा हम मानते हैं कि ये पीओके जो हमारा हिस्सा है, हमारा इंटरनल हिस्सा है, तो यहाँ पर जो हिस्सा अफगानिस्तान से लग रहा है वो अफगानिस्तान के साथ हमारी सीमा है, जो कि 42 किलोमीटर है, या किसी किसी सोर्स में 106 भी देता है आई थिंक। तो अफगानिस्तान से ये डूरंड रेखा हम भी मिलाते हैं, भारत और अफगानिस्तान, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में सीमा रेखा क्या है? डूरंड के नाम पर खींची गई थी। अगला है मैगिनॉट रेखा। तो मैगिनॉट किसके किसके बीच में है? जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। तो चलिए फिर से इसे कंप्लीट करते हैं। हमने देखा था रेड क्लिफ, भारत पाकिस्तान और भारत और बांग्लादेश। मैकमोहन रेखा, भारत और चीन, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी भारत और चीन के बीच में है। हिंडनबर्ग रेखा किसके किसके बीच में? जर्मनी और पोलैंड के बीच में हिंडनबर्ग रेखा है। 49वीं समानांतर रेखा ये कनाडा और यूएसए के बीच में है। 38वीं समानांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में है। मैनरहिम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच में है। डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान तथा भारत और अफगानिस्तान। मैकिनॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। तो दोस्तों ये प्रमुख टॉपिक था, इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसे हमने इस वीडियो में समाप्त किया है। चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आई थिंक, मैं सोचता हूँ आपको देख के अच्छा लगा होगा। जय हिंद, धन्यवाद।